हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाल क्लासेस। जो भी स्टूडेंट होम साइंस लिए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं आज आपके सामने लेकर आया सब्जेक्टिव का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लेक्चर नंबर 1 है। कौन सा लेक्चर है? ये लेक्चर नंबर 1 है। इस तरह से आप लोगों को 6 लेक्चर मिलेगी। कितने लेक्चर? 5 या 6 लेक्चर मिलेगी। याद रखिए 5 या 6 लेक्चर मिलेगी। और आशा करते हैं कि अगर इन 6 लेक्चर को बेहतरीन ढंग से कर लेते हैं तो सब्जेक्टिव में इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपेगी। बात रही सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो जो हम लोग का 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना वो आपको मैंने ऑलरेडी चैप्टर बाय चैप्टर जो है पीडीएफ में डाल दिया हूं। ठीक है, आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर जो मैं पीडीएफ आप लोगों को अपलोड कर दिया हूं। जाकर आप लोग अच्छी तरह से एप्लीकेशन जो भी स्टूडेंट एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग जाकर इजीली से देख सकते हैं। देखिए होम साइंस जो है ना इसे हम लोग गृह विज्ञान के नाम से जानते हैं। बेहतरीन तरीके से वीडियो को समझिए। गृह विज्ञान के नाम से जानते हैं। गृह का मतलब होता है कि घर के बारे में। सिंपल सी बात है कि होम का मतलब घर होता है, घर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर घर के बारे में पढ़ना होता तो इतना आसान हो जाता, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें ना आप लोगों को ज़्यादा जो है ह्यूमन बींग से रिलेटेड पढ़ना होगा, बैंक से रिलेटेड पढ़ना होगा, बजट से रिलेटेड पढ़ना होगा। तो मैं आज आपके सामने लेक्चर नंबर 1 में टॉप ऑफ द 25 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँ, जहाँ पे हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। और याद रखिएगा ये यूट्यूब का फर्स्ट और लास्ट वीडियो है आप लोगों का होम साइंस से रिलेटेड। इसके बाद आप लोगों को होम साइंस का एक भी वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा? सबसे पहले सारा 6 लेक्चर को देखने के लिए उसके लिए सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करना होगा। मिसाइल क्लासेस के ऐप को सबसे पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। और डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस होगी। याद रखिएगा जैसे डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल से वेरिफिकेशन करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस होगी। आपके सामने 2 कोर्स होगा क्लास 12 का। एक क्रैश कोर्स है जिसका फी ओनली फॉर 299 रुपीज है। एक फाउंडेशन कोर्स है जिसका फी 399 रुपीज है। आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन करेंगे, यहां से भी आप होम साइंस को कर सकते हैं। और आप फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करेंगे तो भी यहां से आप कर सकते हैं होम साइंस को बेहतरीन तरीके से। बाकी आपका हिस्ट्री से रिलेटेड, पॉलिटिकल से रिलेटेड, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, हिंदी इलेक्टिव हिंदी कोर, इंग्लिश इलेक्टिव इंग्लिश कोर, जो भी आपका सब्जेक्ट है बेहतरीन तरीके से आप लोगों को दोनों ही कोर्स में आप लोगों को बताए जा रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, देखिए सिलेक्टेड क्वेश्चन का बोलने का मकसद ये होता है कि आप लोग तो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, पर आप लोगों का एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आप लोगों को अभी तक पता नहीं चला है। इसके लिए हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोगों को 5 सेट ऑब्जेक्टिव का प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जहां पे एक सेट में आप लोगों को 40 क्वेश्चन होगी। और इस तरह से आप लोगों को एक सब्जेक्ट में 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2010 से लेकर 2023 तक अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए सारा का सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसी तरह से सब्जेक्टिव जो आप लोगों का पेपर होगी, सब्जेक्टिव में आप लोगों को जो मैं 6 लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं, याद रखिएगा विथ पीडीएफ के साथ, याद रखिए विथ पीडीएफ के साथ आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे आप लोगों को जो भी क्वेश्चन 2000 याद रखिएगा 2010 से लेकर 2023 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए सारा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे एक एक करके बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेंगे। और आशा करते हैं इन सब क्वेश्चनों का अगर कर लेते कोई भी सब्जेक्ट का, एनी सब्जेक्ट, जो भी आप सब्जेक्ट ले सारा सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से अगर कर लेते तो इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपेगी। बस आप लोगों को एक काम करना होगा, इस कोर्स को आप लोगों को बेहतरीन तरीके से क्रैश कोर्स या फाउंडेशन कोर्स को आप लोगों को ज्वाइन करना होगा। अगर आप ज्वाइन करने के टाइम कोई भी दिक्कत होगी तो इस नंबर दिए गए नीचे ऑलरेडी, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारी टीम के मेंबर से आप जुड़कर बात कर सकते हैं किस तरह से आपको पेमेंट करना है। आप अगर मोबाइल पे फोन पे यूज करते हैं तब खुद से एडमिशन कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन पे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को ज्वाइन करें। और उसके बाद इंस्टाग्राम को भी लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का आहार योजना से आप क्या समझते हैं, आहार आयोजन से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले मेरे लाल समझिए एक एक स्टेटमेंट को बहुत मजेदार से मैं समझाऊंगा। होम साइंस कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बस बशर्त है ये समझाने वाला बेहतर होना चाहिए। समझिए, आहार का मतलब होता है जो हम लोग खाना खाते हैं। आयोजन का मतलब होता है कि कोई भी चीज को हम लोग आयोजन करते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम लोग का एनुअल फंक्शन हो रहा है तो भी उसको भी हम लोग आयोजन करते हैं। मिड डे मील हो रहा है उसको भी हम लोग आयोजन कहते हैं। तो आहार आयोजन से आप क्या समझते हैं? सीमित साधन के प्रयोग द्वारा, मेरे पास साधन है सीमित, मेरे पास मान लेते हैं कि चावल भी है, सब्जी भी है और इस तरह से दाल भी है, सारा चीज है। ठीक है, मेरे पास सब कुछ है खाने के लिए, सीमित साधन द्वारा समुचित पोषण की प्राप्ति के लिए। और इन सब के द्वारा जब मैं एक कोई खाना बनाता हूं जिसे हम लोग हौच पौच बोलते हैं, खिचड़ी, क्या बोलते हैं?
खिचड़ी, जो बहुत मजेदार होता है ना खिचड़ी। जब मैं खिचड़ी बनाता हूं तो ये एक तरह का क्या हो गया, सीमित साधन हो गया मेरे पास। इसको जब मैं कन्वर्ट किया हूं तो ये हो गया हम लोगों का पोषण। क्या हो गया, समुचित पोषण हो गया हम लोग का। ठीक है, समुचित पोषण प्राप्ति से पहले किया गया नियोजन आहार आयोजन कहलाता है। जब हम लोग खाना तैयार करने से पहले जब हमारे पास सारा सामग्री आ जाती है, इसी को हम लोग आहार आयोजन कहते हैं। आयोजन का मतलब एकत्रित करना होता है। आशा कर रहे हो कि तोहने हमार बतवा बुझल पारी गली। अब ऐसे तोहने से प्रश्न पूछ दो आहार आयोजन से रिलेटेड तो तोहने कर लेभी, आशा करो हो, उम्मीद करबो ना तोहने से। चलिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स का छपेगी। अब आते हैं सर लॉन्ग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का आएगा। कितना मार्क्स का, 5 मार्क्स का। मैं तीनों टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों टाइप का करवाऊंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। चेक के विभिन्न प्रकार क्या है। चेक जो हम लोग बैंक में देखते हैं ना, मेरा 1 करोड़ रुपए, एक ज्यादा बोल दीजिए, आपके पास है क्या, आप हंस रहे देखिए, आपके पास नहीं है ना, मेरे पास भी नहीं है, 1 करोड़ रुपया नहीं है, मेरे पास 1000 रुपया पैसा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक चेक होगा जो 50,000 का मेरे पास चेक है, तो उस चेक के बारे में आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगी। चेक जो है ना 3 टाइप का होता है, एक होता है वाहक चेक, आदेशक चेक और एक होता है रेनक चेक। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग को यहाँ पे डिफिनेशन देना है। पहला पॉइंट, वाहक चेक किसे कहते हैं, समझिए बहुत सिंपल सा वे में। वाहक चेक में प्राप्तकर्ता, वाहक चेक में मेरे पास चेक है, मुझे प्राप्त करना है, मेरे पास चेक है, मुझे प्राप्त करना है, के आगे अथवा वाहक शब्द लिखे होते हैं। मतलब मेरा चेक है तो मेरा ही नाम इंडिकेट किया जाएगा। ठीक है, ऐसे चेक का रूप बैंक से कोई भी व्यक्ति ले सकते हैं। और मान लेते मैं कोई भी चेक बनाया हूं और उस चेक को मैं किसी को भी दे दूं, अपने घर के मेंबर को, अगर मेरा सिग्नेचर में कर दूं तो इस चेक के माध्यम से कोई भी पैसा को वहां से निकाल सकते हैं, लेकिन बैंक खाते से मेरा नहीं निकाल सकता है, चेक के माध्यम से वो निकाल सकते हैं, कोई भी मेंबर हो। ठीक है, अतः ऐसी चेक को खो जाने पर हानि की बहुत संभावना रहती है। और इस तरह से चेक, अगर मैंने चेक को सिग्नेचर बैंक से करवा के लाया और घर में रखा, मैंने सोचा कि 2 दिन बाद मैं बैंक से पैसा उठाऊंगा, पैसा निकालेंगे, और इस तरह से इसके बीच में अगर चेक मुझे भुला गया तो मेरी जिम्मेदारी, वो मेरे हानि हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति जाकर उस चेक से पैसा निकाल लेंगे। ऐसे चेक हो जाने पर तुरंत ही बैंक को इस बात की सूचना देनी चाहिए कि बैंक उसे चेक का भुगतान ना करे, किंतु सूचना देने पर भी यदि बैंक भूलवश भुगतान कर दे तो वह इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगी। बाय चांस से अगर किसी व्यक्ति को आपका चेक मिल गया है और मिल जाने के बाद वो व्यक्ति जाकर लिख ले, वहां पे जाकर आपके नाम से पैसा उठा रहे हैं, उससे पहले आप बैंक वालों को सूचना दीजिए कि इस नाम पे अगर कोई भी चेक आएगी तो उसको पैसा नहीं देना है, मेरा चेक खो जाने के कारण मैं अपने चेक को अपने पास नहीं रख पाया हूं। ठीक है, और इस तरह से अगर वो व्यक्ति पैसा उठाकर अगर घर आ जाते हैं तो इस तरह के मामले में आप बैंक में कोई दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये गलती हम लोगों का है। ठीक है, चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, आदेशक चेक क्या है। ऑर्डर, एक होता है ना ऑर्डर दे रहा हूं मैं, चेक पर प्राप्तकर्ता के नाम के बाद छपे हुए अथवा वाहक शब्दों को काटकर आदेशक शब्द लिख दिया जाए तो ऐसे चेक को आदेशक चेक कहते हैं। आदेशक चेक का रुपया या तो प्राप्तकर्ता को मिल सकता है या उस व्यक्ति को मिल सकता है जिसके नाम प्राप्तकर्ता ने चेक के पीछे उसका पहचान दिया है। अब आदेशक ऑर्डर दे रहा हूं मैं किसी भी मेंबर को जाके, ठीक उसका ऑपोजिट है, मैं किसी भी मेंबर को जाकर घर में ऑर्डर दे रहा हूं कि इसके अलावा बैंक वालों को मैं कह रहा हूं देखिए इस चेक से ना आप कोई भी पैसा निकाल सकते हो, वाहक चेक से कोई भी पैसा निकाल सकता है, आप जिसको भी देंगे वो निकालेंगे। लेकिन जो आदेशक होता है ना, आदेशक, ये सिर्फ वही निकाल सकता है जिसको आप आदेश देंगे और उसका नाम पीछे तरफ लिख देना है, उसका इंडिकेट कर देना है, नाम से इसका नाम मेंशन कर देना है कि यही व्यक्ति आएंगे तो ही इसको पैसा दीजिएगा, इसके अलावा कोई भी चेक लेकर आएंगे तो उनको पैसा नहीं देना है। तो इसमें वो चीज आपको कहा गया, सिर्फ इतना बड़ा लिख दिया गया है। आप अपने शब्दों में भी इसको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। चेक कहते हैं जिनके नाम प्राप्तकर्ता के चेक के पीछे उसका पहचान दिया। आदेशक चेक का रूपक बैंक तभी देता है जबकि वह रुपया लेने वाले पहचान हो। किसी अनुचित व्यक्ति के रुपया दे बैठने पर बैंक उसके लिए उत्तरदायी होता है। और अगर बैंक, उसमें क्या हो रहा था कि बैंक पैसा दे देंगे, वो गलती आपका था, इसमें बैंक को पैसा नहीं देंगे किसी को जब तक आपका आदेश ना आओ, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर बैंक कहा गया, ऑर्डर चेक। पॉइंट 3 पे आते हैं रेखन चेक। क्रॉस चेक क्या होता है, यदि चेक बाईं और दाईं तिरछी समांतर रेखाएं खींच दी जाए तो ऐसे चेक को रेनक चेक कहते हैं। रेनक चेक क्या होता है समझिए, इसको हम लोग रेनक चेक कहते हैं। बाएं से दाएं और खींचने पर जो ऐसी चेक रेखा को चेक रेखा कहते हैं। रेखक चेक कहते हैं रेखन चेक आदेश चेक से भी अधिक सुरक्षित होती है। ऐसे चेक
का रुपया प्राप्तकर्ता अपने हिसाब में ही जमा करवा सकते हैं, अतः रेखन चेक को खो जाने पर हानि की अधिकता संभावना नहीं होती है। चेक पर मुख्यतः 2 प्रकार के रेखन किए जाते हैं। तो इस तरह से ना आपको 5 मार्क्स लेने के लिए चेक के बारे में कभी भी क्वेश्चन आए इजीली से आपको सॉल्व करना है, और आशा करते हैं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मैं अपनी तरफ से समझा सकूं। ठीक है, अगर क्लास अच्छा लगे ना तो एक बार जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि होम साइंस का मैं टॉप ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के मैं लिए सेलेक्टेड किया हूं, जो आप लोगों को ओनली फॉर एक क्वेश्चन, एक लेक्चर आप लोगों को यूट्यूब पे मिलेगी, बाकी सारा का सारा लेक्चर जो है आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे, चाहे वो फाउंडेशन कोर्स हो, चाहे वो आप लोगों का क्रैश कोर्स हो। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? रोग इम्यूनिटी पावर। जब कोरोना वायरस आया था ना, इम्यूनिटी पावर घट गया, इस कारण से कोरोना वायरस आ गया। अब समझिए, किसी व्यक्ति को रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, क्षमता नहीं क्षमता, याद रखिए क्या, क्षमता को बढ़ाने के लिए तथा संक्रमण रोगों के भयावह प्रभाव के लिए समय से ही प्रतिरक्षित करना रोग प्रतिरोधक क्षमता करता है। मतलब कोई ऐसा, मुझे पता है कि मलेरिया के दिनों में मच्छर हमें काटेंगे तो हमें मलेरिया होगी। अब क्या कह रहे हैं कि मैं मच्छरदानी का, मोर्टीन का, गुड नाइट का मैंने पहले से ही जुगाड़ व्यवस्था करके रखा हूं, और इस व्यवस्था करने के बाद कोई मच्छर हमें काटेंगे नहीं। तो इसी स्टेज को ना कहा जाता है क्या, इम्यूनिटी पावर। इम्यूनिटी पावर नहीं बल्कि हम लोग बोल सकते हैं याद रहे प्रतिरोधक क्षमता। अगला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स का आएगी। कितना मार्क्स का? 2 मार्क्स का छपेगी। यह क्वेश्चन है कि मानसिक आय से आप क्या समझते हैं? मानसिक आय, मानसिक आय उस आय को देखा नहीं जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। मानसिक आय को हम लोग कभी भी नहीं देख सकते हैं। अच्छा, हम लोग मानसिक का मतलब समझ, मेरा मान देखिए, बोलते हैं ना, देखो ना इसका मेंटेलिटी कितना खराब है, इसका मेंटेलिटी जो मन मारा सो बकते जा रहा है, मेंटेलिटी बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंडिंग भी बोलते हैं या मेंटेलिटी। हम लोग इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम लोग कभी देख नहीं सकते हैं। ठीक है, मानसिक आय उस आय को देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। वस्तुओं के उपभोग से जो संतुष्टि मिलती है वही मानसिक आय कहलाती है। किससे? वस्तुओं से जो भी हमें उपभोग से संतुष्ट मिलती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मानसिक आय। आशा कर रही हो कि तोहनी के ये दोनों क्वेश्चन तोहनी के समझ में आ गए लो। अब तोहनी के अगर क्लास बेस लागू हो ना तो तोहनी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर भी तोहनी अपन दादा का, दीदी के। विवेकपूर्ण व्यवहार से आप क्या समझते हैं? विवेकपूर्ण, याद है, व्हाट इज यूज वाइसफुल एक्सपेंडिचर क्या है? विभिन्न मानवीय साधन, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स को छपेगी। विभिन्न मानवीय साधन जैसे ज्ञान, कार्य, निपुणता, शक्ति आदि का विकास करके धन बचाने की प्रवृत्ति को विवेकपूर्ण व्यय कहते हैं। जैसे यदि गृहिणी को सामान खरीदने के लिए विभिन्न बाजार का ज्ञान हो तो वह अपनी आवश्यकता अनुसार उत्तम बाजार का चयन कर सकती है। अगर सामान खरीदने वाला बेहतर हो तो वह बड़े बड़े मार्केट में भी आप सामान की पहचान कर सकते हैं। और अगर लेला व्यक्ति को अगर मान लेते हैं कि बाजार भेज देंगे, उसको अगर छोटा बाजार भी भेज देंगे ना, देखिएगा 2 नंबर सामान लेकर आ जाएंगे। चावल, देखिए चावल की जगह में उसको बोलेंगे कि खाने वाला चावल लाओ, खाने मतलब जो भात बनाते हैं हम लोग, देखिए अरवा चावल लेकर आ गए, वो बोलेंगे इसको खिचड़ी बनाना है। तो इस तरह से भी व्यक्ति है जो कि ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, विवेकपूर्ण का होना बहुत ही जरूरी है। आज मौसम खाद्य पदार्थ का उपयोग क्यों किया जाता है? मौसमी खाद्य पदार्थ का उपयोग क्यों किया जाता है? पदार्थ में अनेक तरह के विटामिन पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, पदार्थ में अनेक प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। मौसमी फल एवं सब्जियां हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। मौसमी फल एवं सब्जियां जो मौसम के अकॉर्डिंग होती है, यह हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इनके उपयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास होता है, और इसका उपयोग जब हम लोग करते हैं तो इसका उपयोग करने से हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी क्या होती है, तो बोलते सर रुकावट आती है। ठीक है, आगे चलते सर। अगला है कि संवेग क्या है? संवेग का मतलब मोमेंटम नहीं, वो साइंस वाला संवेग नहीं है। यहाँ पे समझिए संवेग क्या है। क्लास अच्छा लग रहा है, तोहनी बुझल पा रहे हैं हमारे बतवा, तोहनी को तो टेंशन ना होने इस बतवा के कि हमने के ना समझ में आवो सर, बस तोहनी बुझल जी बुझे खाते तोहनी के कर ले। तो आप लोगों को समझने के लिए 2 बार कम से कम लेक्चर को देखना है। अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार देखना है, लेकिन रट्टा नहीं लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में अगर रोटेट कर देंगे ना तो फिर रट्टा लगाने वाला फिर वही क्वेश्चन का आंसर वही छापेंगे। इसलिए क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो। व्यक्ति के व्यवहार में किसी न किसी अंश में संवेग आवश्यक विद्यमान होती है। वस्तु संवेग वह है जिसमें बल अवस्था में दुखद क्षण जैसे क्रोध, भय, सुखद संवेग जैसे हर्ष, स्नेह आदि
मतलब इसको हम लोग ना कभी भी देख नहीं सकते। क्या हम लोग दुख को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्या क्रोध, गुस्सा हम लोग व्यक्ति को देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर में जो गुस्सा हुई वो हम लोग नहीं देख सकते हैं। मतलब जो हम लोग इससे पॉजिटिव क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसी को हम लोग संवेग एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स का छपेगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, विनियोग से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इन्वेस्टमेंट? क्या है इन्वेस्टमेंट? क्या है वर्तमान आय का वो भाग, प्रेजेंट टाइम में जो भी अर्निंग किए हैं उसके उस आय वह भाग जो हम प्रतिमाह अपने आय में से बचाकर किसी सुव्यवस्थित धन योजना में लगाते हैं और परिणाम स्वरूप कुछ अन्य लाभ के रूप में प्राप्त करते हैं, उसे विनिमय या निवेश कहते हैं। समझिए मेरे बात को, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगी। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का आएगा। समझिए इसको बारे में, विनियोग के बारे में क्या होती है। मैं मान लेता हूं कि मैं 100 रुपया कमाता हूं। कितना रुपया प्रतिदिन? मैं 100 रुपया कमाता हूं और इस तरह से मैं अगर 30 दिन ऑलरेडी मैं काम करूंगा तो मुझे मिलेगा 3000 रुपया। ओह क्या मजा आ जाए, 3000 मिल जाएगा तो बड़ी खुश हो जाएगा आदमी। 3000 रुपया मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 3000। और इस तरह से मेरे घर की खर्चा कितना है? 2000 रुपया। कितना है? 2000 रुपया हमारे घर की खर्च है। पर इसमें से बचा मेरा कितना रुपया? 1000 रुपया। और ये 1000 रुपया को मैंने कोई भी फैक्ट्री, कोई भी मतलब बिजनेस में लगा दिया हूं, ठीक है, कोई भी बिजनेस में लगा दिया हूं या LIC में जमा कर दिए हैं, कुछ भी किए हैं, तो इस तरह से जो भी हमें इससे लाभ होती है, कौन राशि से? जो प्रॉफिट है, जो पैसा हमें बचत करने के बाद जो पैसा को मैं निवेश करता हूं, इससे हमें जो भी प्रॉफिट होती है, इसी को हम लोग विनियोग कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इनको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। याद रखिएगा, विनियोग कहते हैं। आशा करते हैं मेरे लाल की समझ में आएगा। फिर से एक बार होम साइंस के लैंग्वेज में, वर्तमान आय का वह भाग, प्रेजेंट टाइम में जो कमाते हैं, जो वह भाग जो हम प्रतिमाह अपनी आय में से बचाकर, प्रतिमाह कुछ बचाकर सुव्यवस्थित धन योजना में लगाते हैं और परिणाम स्वरूप कुछ अन्य लाभ के रूप में प्राप्त करते हैं, और इससे हमें कुछ भी लाभ प्राप्त होता है, उसी को हम लोग विनियोग या निवेश कहते हैं। समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अगला प्रश्न बात है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का छपेगा। कितना मार्क्स का? याद रखिएगा, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। हिसाब किताब रखने की कौन कौन सी विधियां हैं? हिसाब किताब रखने की निम्न प्रकार की विधियां होती है। पॉइंट नंबर 1, घर खर्च का रिकॉर्ड रखने का लाभ क्या होता है? समझिए, घर खर्च का रिकॉर्ड रखने के अनेक लाभ है। इससे पारिवारिक आय का अच्छी तरह प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे रिकॉर्ड रखने से निम्नलिखित लाभ हो सकती है। देखिए, ये जो हिसाब किताब है ना, कितना रुपया हम लोग कमाए हैं, कितना रुपया खर्च किए हैं, ये हिसाब किताब होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। हर एक परिवार के लिए, जरूरी नहीं है सिर्फ कि हमारे लिए ही है, हर एक परिवार के लिए ये बहुत ही जरूरी है। क्या है? बहुत ही जरूरी है। तभी जाकर हम लोग को पता चलेगा कि साल भर में हम लोग कितना रुपया इनकम किए हैं और कितना रुपया का हम लोग खर्च किए हैं। ठीक है, समझिए। पॉइंट नंबर 1, इससे अधिक व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है, आय को कम किया जा सकता है। इससे हम लोग जो अधिक खर्च हो रही है पूरे साल भर में, जब हम लोग लेखा जोखा करते हैं, उसके बाद इसमें जो भी खर्च हो रही है, इससे हम लोग ज्यादा खर्च जो हो रही है, एक्स्ट्रा जो खर्च हो रहा है, उसको हम लोग बचा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 2, लाभ का रिकॉर्ड रखने से परिवार की कुल आय व व्यय को जाना जा सकता है। कितना रुपया का इनकम हुआ है और कितना रुपया का खर्च हुआ है, ये हम लोग जान सकते हैं। पॉइंट 3, विभिन्न वस्तुओं पर कितना व्यय होना चाहिए, अलग अलग वस्तुओं पर, घर के खाने पे कितना खर्च होना चाहिए, बिजली बिल कितना होना चाहिए, रिचार्ज कितना होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई पर कितना होना चाहिए, ये एक लेखा जोखा होना चाहिए। उधार लेने की आदत को रोका जा सकते हैं। अब क्या होता है, जब हम लोग लेखा जोखा करते हैं ना, साल भर में एक बार कितना इनकम हुआ, बहुत कम ही परिवार करता होगा, और साल भर में लेखा जोखा करते हैं, उसके बाद इससे क्या होती है कि हम लोग जो उधार लेते हैं लोगों से, ये हम लोग रोक सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि उधार लेने के बाद उसकी किस्त चुकाने में कठिनाई आती है। उधार तो बड़े मजे से हम लोग ले लेते हैं, लेकिन इसकी किस्त को चुकाते चुकाते पसीना हो जाते हैं हम लोग का। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, आय व व्यय में संतुलन बनाए रखना सरल हो जाता है, और इस तरह से हम कितना खर्च हुआ है, कितना इनकम होगी, इस तरह से हम लोग एक बैलेंस बना सकते हैं, संतुलन बना सकते हैं। और इस तरह से अगर हम लोग करेंगे ना, साल ब साल हमारे परिवार जो है डेवलप करते हुए हमें नजर आएगी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, कि गृह खर्च के व्ययों से परिवार के लक्षणों की पूर्ति सरल होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको 5 स्टेटमेंट आपको लिखना होगा, जो बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन को देख के हम लोग लग रहा है ना कितना सिंपल क्वेश्चन है। हिसाब किताब रखने की कौन कौन सी विधियां, तो निम्न विधियां है, 5 विधियां। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि आहार योजना से समय शक्ति तथा धन की बचत कैसे होती है। आहार योजना से समय शक्ति तथा धन की बचत कैसे होती है? तो धन की बचत कैसे होती है, समझिए। समय, ऊर्जा व ईंधन की बचत पहले से आयोजित आहार से एक ही बार में खरीदी व्यवस्थित रूप से हो सकती है, तथा समय एवं ऊर्जा की बचत हो जाती है।
खरीदारी एक ही बार बड़ी मात्रा में करने से धन की भी कम खर्च होती है। भोजन पकने के सही तरीके अपनाने से ईंधन की बचत होती है। प्रेशर कुकर का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। प्रेशर कुकर का अधिक से अधिक हम लोग अगर प्रयोग करेंगे तो इससे हमारे जो ईंधन है इसमें बचत होगी। क्योंकि देखिए हम लोग अगर मान लेते हैं कोई डेगची में अगर खाना बनाते हैं तो उसके अलावा अगर मैं प्रेशर कुकर में खाना बनाऊंगा तो उसकी तुलना में ये जल्दी पकेगी, और इस तरह से जल्दी पकेगी तो हमारे जो ईंधन है उसमें भी बचत होगी। ठीक है, एक समय में एक से अधिक पदार्थ बनाने के लिए कुकर के कांस्टिमेशन का उपयोग किया जाना चाहिए कीजिए। इससे ईंधन की बचत हो सकती है जो अत्यधिक सीमित है स्रोत है। तो इस तरह से यह क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का छपेगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन के संक्रमण रोग, यह क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का आएगी। रोग संक्रमण रोग फैलने का कारण बताएं। संक्रमण रोग सामान्यतः वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से फैलती है। प्रदूषित जल संक्रमण अवैध यौवन संबंध के कारण फैलता है। प्रदूषित जल से हैजा, पैचिस, संसर्ग से दाद व खुजली तथा अवैध यौन से संबंध से एड्स बीमारी, एड्स, सिफिलिस जैसे भयंकर संक्रमण रोग फैलते हैं। संक्रमण रोगों से बचने के लिए महत्वपूर्ण उपाय हम लोग कर सकते हैं। संक्रमण का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा हम लोग को फैल सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है और उस व्यक्ति को एड्स हुआ है और उसके मान लेते वो कोई भी ब्लेड का प्रयोग करते हैं आपका वॉश करने में, और इस तरह से अगर सेविंग करने में प्रयोग करता कट लग जाते हैं, उसी ब्लेड से अगर मुझे भी अगर सेविंग किया जाए तो मेरे अंदर भी एड्स हो जाएगी। ये बहुत डेंजरस बीमारी है, एड्स बहुत डेंजरस बीमारी है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, प्रदूषित जल का सेवन से परहेज करना चाहिए। प्रदूषित जल का मतलब कोई भी जल अगर पूरा का पूरा गंदा है तो उसका हम लोग परहेज करना चाहिए। इसके लिए स्वच्छ व ढका जल व्यवहार करना चाहिए। बरसात के दिनों में जल गर्म कर व छान कर इस्तेमाल करना चाहिए। बरसात के दिनों में ना हम लोग ऐसे पानी को पी देते हैं, जल को हम लोग पी लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं पीना चाहिए। या तो जल को छान लेना चाहिए या तो जल को गर्म करके पीना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, संक्रमण रोगियों जैसे सर्दी, दाद, खुजली, एक्जिमा जैसे रोगियों के संसर्ग से बचना चाहिए। भयंकर संक्रमण रोगियों जैसे एड्स, रक्त कैंसर आदि के मामले में प्रयुक्त होने वाला इंजेक्शन का इस्तेमाल एक ही बार होनी चाहिए। और जो भी व्यक्ति है, इंजेक्शन जो होते हैं, देखिए आप लोग भी इंजेक्शन लिए होंगे, तो इंजेक्शन एक व्यक्ति के लिए एक ही इंजेक्शन होना चाहिए। आप डॉक्टर घर जाएंगे ना, देखिए एक इंजेक्शन ने कम से कम 15 से 20 मरीज को जो है ना इंजेक्शन देते हैं। ये बिल्कुल एक तरह का देखा जाए तो एड्स फैलने का डर होता है इससे। ठीक है, रक्तदान करते समय पूरी सावधानी बरतनी आवश्यक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, संक्रमण यौन रोगों जैसे एड्स के जो औपचारिक रोग है उससे बचने के लिए अवैध यौन संबंध से पूर्णतः परहेज करना चाहिए। संक्रमण रोगियों का रक्त दूसरे को चढ़ाया नहीं जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति का अगर एड्स हुआ है तो उस व्यक्ति का ब्लड को हम लोग दूसरे व्यक्ति पर नहीं चढ़ा सकते, नहीं तो उसको भी एड्स हो जाएगी। और एड्स एक ऐसी बीमारी है जो 6 महीने के अंदर अंदर आप लोग 50 kg का व्यक्ति 10 kg हो जाएगी और उसकी डेथ हो जाएगी। बहुत डेंजरस बीमारी है। ठीक है, खाद्य पदार्थ को मक्खियों से बचाकर वह स्वच्छ रूप से ढककर रखना चाहिए। और खाद्य पदार्थ को जो हम लोग खाने योग्य लाते हैं उसको मक्खियों से बिल्कुल बचाकर रखना चाहिए और ढककर रखना चाहिए। अगला प्रश्न पे आते हैं कि भोजन में नवीनता कैसे लाई जा सकती है। भोजन में जो किस तरह से हम लोग मजा ले सकते हैं, वही आप सब कह रहा है। भोजन न केवल शारीरिक व सामाजिक कार्य ही अदा नहीं करते हैं, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक कार्य करने में प्रमुख भूमिका अदा करता है। व्यक्ति को पसंद के भोजन में नवीनतम लानी चाहिए। यह नवीनतम आयु सीमा तक तथा क्षेत्रीय पैदावार के आधार पर लाई जा सकती है तथा मनुष्य को मौसम के आधार पर भी भोजन में नवीनतम लाई जाना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से आर्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को याद रखिएगा, प्ले स्टोर से मिसल क्लासेस के आपको सबसे पहले आप लोगों को डाउनलोड करना होगा। क्या करना होगा? प्ले स्टोर से सबसे पहले मिसल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप लोग आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को या क्रैश कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको डेली क्लासेस होगी, सुबह शाम दोनों टाइम क्लासेस होगी। ऊपर से आप लोगों का 45 दिन कंटिन्यू क्लास चलेगी। उसके बाद आपका न्यू पैटर्न पर आधारित किए जाएंगे। और जैसे क्लास हम लोग का एंड होगा, हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों का एंड होता ही आप लोगों को नोट्स पीडीएफ, याद रखिएगा क्या, नोट्स और पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। जो क्वेश्चन है ना, बचत के लाभ लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बेहतरीन तरीके से एक बार समझने की कोशिश कीजिए। आकस्मिक घटनाओं का मुकाबला करने में बचत का धन काम में लाया जाता है। यानी जो भी हम लोगों के पास पैसा बचता है, इसके हम लोग वो उस काम पे हम लोग खर्च कर सकते हैं जहां पे हम लोगों को जरूरत हो।
कैसे? तो आकस्मिक घटना, कोई भी अचानक एक्सीडेंट हो गई है तो उस समय हम लोग जो जमा किए इसके माध्यम से हम इलाज कर सकते हैं। या तो मुझे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करके ले गए हैं जेल, तो उस व्यक्ति को छुड़वाने के लिए हम लोग बचत का प्रयोग कर सकते हैं। समझिए, जैसे बीमारी होने पर, लंबी अवधि की छुट्टी लेने पर, वेतन न मिलने के कारण, चोरी या नुकसान होने पर विशेष खर्च होते हैं। भविष्य के खर्चे की पूर्ति बचत के धन से ही संभव है। भविष्य के खर्चे, अगर मान लेते हैं कि मैं वर्क कर रहा हूं तो मुझे पैसा मिल रहा है, कुछ दिन ऐसा भी होगी जब हमारे वर्क नहीं होगी तो उस समय हम लोग बचत के पैसे का ही हम लोग प्रयोग करना होगा। जैसे विवाह, उच्च शिक्षा, मकान या अन्य विलासिता की वस्तु जैसे कार आदि का क्रय विक्रय हम लोग कर सकते हैं। आशा करते हैं हम लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भविष्य निधि योजना के बारे में लिखिए। भविष्य निधि योजना के बारे में क्या लिखना है, इस बात को समझिए। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का छपेगी। कितना मार्क्स का? 3 मार्क्स का। पहला पॉइंट, भविष्य निधि में जमाकर्ता को बचत राशि पर 12% का ब्याज दी जाती है। ये बैंक वाले देते हैं। यदि ब्याज की आवश्यकता पहले हो तो उस पर भविष्य निधि आयुक्त द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ऋण मिल सकती है। इसको भी आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का छपेगी। और ये क्वेश्चन अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जो इकोनॉमिक्स लिए हैं, इकोनॉमिक्स में मैंने बजट क्या है, बजट शब्द कहां से लिए गए हैं, बजट का अर्थ क्या होता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ बजट, बजट के कितने प्रकार होते हैं, मैंने बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया था। याद रखिएगा, जैसे संतुलित बजट, उसके बाद आपका अधिक के बजट, घाटे का बजट सॉरी, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं कि एक परिवार को अपनी वास्तविक आय बढ़ाने के 4 सुझाव दीजिए। कोई भी व्यक्ति अपने वास्तविक आय को, इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, वो किस तरह से बढ़ा सकते हैं, ये हम लोगों से पूछे गए। तो बताएंगे, समझे। पारिवारिक को बढ़ाने के लिए पहला पॉइंट जो है हम लोग का, अच्छा समझ में आ रहा ना जी, आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा एक बार, ताकि मैं जो आप लोगों का अगला सेट लेकर आऊंगा ना, मैं कोशिश करूंगा उसमें और आप लोगों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। और एग्जाम से पहले आप लोग बेहतरीन तरीके से हर एक सब्जेक्ट का 6 लेक्चर जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, 6 लेक्चर को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कर लेना है। चलिए देखते हैं हम लोग। सर, पारिवारिक पहला पॉइंट, आंशिक कालिक नौकर द्वारा पार्ट टाइम जॉब, तभी जाकर हम लोग हमारे वास्तविक आय को हम लोग इंक्रीजिंग कर सकते हैं। अधिकतर भारतीय गृहिणियों अपना समय गृह संचालन में है वह व्यय कर देते हैं, तथा मतलब जो गृह में जो महिलाएं होती है, हाउस वाइफ होती है, वो अपना अधिकतर समय जो है वो अपने घर के खाना बनाने में ही खर्च कर देती है, तथा उचित समय व्यवस्था की आवश्यकता से अनभिज्ञ होते हैं। और जो भी समय बचती है उस समय सीरियल देखना शुरू कर देती है, कभी मोबाइल स्क्रॉल कर रही है ना, वो इस यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। आगे लिख रहा है कि इसका एक मुख्य कारण यह है कि उन्हें अतिरिक्त समय की आवश्यकता कम ही पड़ती है। और कहता है, मैं खाना बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूंगा। तो पूरा रोने लगती है, इतना कम समय में कैसे पढ़ूंगा, क्या करूंगा, पूरा करने लगती है। करते हैं या नहीं? तो देखिए, उनका कहने का मकसद यही था कि अतिरिक्त समय की आवश्यकता कम ही पड़ती है और जितना समय बचती है वो भी बोलते हैं मेरा कम ही है, और वह अवश्य का अवकाश वह व्यर्थ बैठकर गवा देती है। और इस तरह से बैठकर टुकुर टुकुर देखकर वो गवा देती है और किसी से बतिया रही है। यदि गृहिणी समय की उचित व्यवस्था करके कई आंशिकालिक नौकरी ले तो वह परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकती है। कहने का मकसद इनका यह है कि अगर कोई हाउस वाइफ है जो खाना बनाने के साथ साथ कोई अगर पार्ट टाइम जॉब भी अगर ले लेती है, जैसे अगरबत्ती बनाना, माचिस की डिब्बिया बनाना, गोल्ड सोना का डिब्बिया बनाना, अगर इस तरह से कोई, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोई भी आप ले सकते हैं पार्ट टाइम, कलम को पैक करना, तो इस तरह से ना हमारे परिवार में आर्थिक सुधार एक तरह का हो सकता है। गृहिणी उद्योग द्वारा समझिए, जो घर के हाउस वाइफ है, फिर से, यदि गृहिणी घर से बाहर जाकर नौकरी करने में असमर्थ हो तो वह घर में ही सरल उद्योग द्वारा धन अर्जित कर सकती है। अगर महिला जो है घर से बाहर नहीं जा सकती है, घर से बाहर अगर वो महिला अगर नहीं जाएगी तो उससे पहले भी वो क्या कर सकती है, उससे पहले अगर वो अपने घर पे एक कोई भी ऐसा काम ले लेती है जिससे उसका घर का भरण पोषण होगी, तो इस तरह से भी उनका परिवार जो है आय बढ़ने की एक संभावना बनेगी। आज कर सकते घर में कई प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं, जैसे पापड़ बढ़िया आदि बनाकर बेचना। मैंने जस्ट बताया पापड़ बढ़िया जो ट्रेन पे मिलती है ना, पापड़ बढ़िया, वो हम लोग वो बनाकर आप बेच भी सकते हैं। आगे बोल रहे हैं, गृहिणी अपने कार्य निपुणता, सुविधा एवं रुचि के अनुकूल कार्य चुनकर अपने अतिरिक्त समय के सदुपयोग के साथ साथ परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकती है। आशा करते हैं कि क्वेश्चन को आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है कि लघु उद्योग द्वारा, छोटे छोटे उद्योग के द्वारा या हम लोग बचत किए गए धन का उचित विनियोग। आप बोलेंगे सर उचित विनियोग क्या है? विनियोग का मतलब मैंने बताया था कि पूरे मासिक में
जो भी पैसा मिलती है उसका खर्च करने के बाद जो पैसा बचती है उसको हम लोग दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं और उससे जो हम लोग का अर्निंग होता है, उससे जो हमें प्रॉफिट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विनियोग। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आप लोग एप्लीकेशन वाले बच्चे, आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को पीडीएफ जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। हम लोगों का अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन की समाजीकरण के कौन कौन से लक्षण है, समाजीकरण के कौन कौन से लक्षण है। अरस्तु ने एक बार कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसी ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह सदैव पारस्परिक संयोग के आधार पर जीवन व्यतीत करना अधिक पसंद करता है। सामाजिक का पहला गुण है कि पारस्परिक सहयोग व साझा विचार का होना। सामाजिकता का दूसरा गुण है कार्यों के प्रति आत्मनिर्भरता, जो सामाजिकता का विशिष्ट लक्षण है। सामाजिकता का तीसरा गुण पारिवारिक जीवन के प्रति संवेदनशील में वृद्धि होती है। वास्तव में सामाजिक मनुष्य में नातेदारी के विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपके पेपर में छपेगी। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। वास्तविक आय को कैसे बढ़ाया जा सकता है? मैंने अभी जस्ट बताया कि वास्तविक आय को कैसे बढ़ाया जा सकता है। घर का हाउसवाइफ अगर बेहतर होगी तभी जाके हम लोग बढ़ा सकते हैं, इसके अलावा कोई बढ़ाने का काम नहीं है। तो वास्तविक आय को कैसे बढ़ाया जा सकता है, याद रखिएगा। हम लोगों को क्लास जो है कल यहीं से स्टार्ट होगी, वास्तविक आय को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए आप लोगों को सेट 2 ज्वाइन करने के लिए, सेट 2 देखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके आपको क्रैश कोर्स में या आप लोगों का फाउंडेशन कोर्स, दोनों में से किसी भी कोर्स को आप लोगों को सबसे पहले ज्वाइन करना होगा, तभी जाकर आप लोग देख सकते हैं। अगला क्लास मिलते हैं मेरे लाल हमारे एप्लीकेशन का माध्यम से। जो भी स्टूडेंट आप लोग पढ़ रहे हैं, अब हम लोग मिलते हैं एप्लीकेशन पे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं मैं हर एक सब्जेक्ट का जो मैं 6 लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ सब्जेक्टिव का, और ऑब्जेक्टिव में 5 सेट प्रोवाइड किया हूँ, एक सेट में 40 क्वेश्चन। इन सबको अगर बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं तो याद रखिएगा 90% मार्क्स आपके आएगी, आशा करते हैं। ठीक है।